चलिए, घटना चक्र लेखपाल के लिए तो होगा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और अभी तक 8 लोग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 और बचे हैं, ये 9th है, इसके बाद 10th, इसके बाद पूरा घटना चक्र लेखपाल का जो तो सीरीज है वह 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 यानी 1 से लेकर 3 तक जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रेम की भाषा क्या होती है, यत्न से क्या आशय है और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। तो आपने देखा पहले प्रश्न का जो जवाब है वो आपको मिल गया कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जाता है या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से या ना अंजील से या ना कुरान से या न धर्म चर्चा से या न केवल शतसंग से। जीवन की अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन की मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो पहला प्रश्न आपने उत्तर देखा कि प्रेम की भाषा क्या है, शब्द रहित है। इसके बाद यत्न से आशय बताया जा रहा है। तो यत्न से आशय गद्यांश को पढ़कर आपको पता चल रहा है यत्न का मतलब क्या होगा, प्रयास होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। इसके बाद गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो गद्यांश को पढ़कर आपको मालूम चला कि गद्यांश में जो बेसिकली वर्णन किया गया है वो आचरण का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब होगा। किस शब्द की वर्तनी सही है। तो वर्तनी शुद्धि आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है कि दुख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बहुत आसान, कष्ट। जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो कम जानता हो, आप कहोगे अल्पज्ञ। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। परार्थ का विलोम शब्द आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, स्वार्थ। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रतिकूल। घर द्वार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। घर द्वार, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन बी, बुरी राय देना। प्रत्युत्पन्नमति इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनना है। यानी किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अतिशीघ्र सोचना। जबकि जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो तो आप उसको कहोगे नवजात। इसके लिए नवजात शब्द होगा। जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, तो जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो अर्थात क्या, बहुचर्चित। बहुचर्चित बोलोगे। और जो कुछ ना जानता हो, जो थोड़ा कुछ जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं।
और जो कुछ ना जानता हो उसको बिल्कुल कह दोगे आप अज्ञ, और इसी से बनता है ज्ञानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिशीघ्र सोचने का मतलब है प्रत्युत्पन्नमति। जो कड़वा बोलता हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जो कड़वा बोलता है उसे कहा जाता है कटुभाषी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, वनिता। ठीक है, तो स्त्री के और पर्यायवाची जैसे कि वनिता के अलावा आप देखेंगे कामिनी, सुंदरी, रमणी, कांता, ये सभी जो है वो पर्यायवाची। जबकि जो बालम दे रखा है, मैं बालम पिया, बालम, बालम समझ रहे हो, ये पति का होता है। ये भी भरतार भी पति है और प्रियतम भी पति का है। तो ये तीनों जो दे रखे हैं आपके पति के हो गए पर्यायवाची। अगला है आपका देश निकाला का समास विग्रह आपको करना है। देश निकाला का जो समास विग्रह होगा वह होगा देश से निकाला, ऑप्शन बी। जबकि जो देश से प्रेम दिया है तो ये देश प्रेम का समास विग्रह है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि देशभक्ति है ना, तो देश के लिए भक्ति, ये सब होते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। क्योंकि जो अपादान है वो कारक का प्रयोग अलग होने, किसी अतिरिक्त, निकालने, सीखने, डरने, ले जाने अथवा तुलना करने के भाव में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका लड़का पेड़ से गिरा से कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा अर्थात पेड़ से क्या है, अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द होगा, जैसे कि जड़ता दे रखा है, दया है, बुद्धिमानी है, ये सभी के सभी जो शब्द हैं, एक्सक्यूज मी, ये सभी के सभी जो शब्द दे रखे हैं, जड़ता, बुद्धिमानी, दया, ये आपकी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है वो है बुढ़ापा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द, तो आपका सही जवाब बनेगा वो है पानी। बाकी और जो भी शब्द दे रखे हैं, नदी, इलायची और प्याज, ये सभी के सभी जो है वो स्त्रीलिंग है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं, तो यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन ए। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सामान्य बहुवचन, तो गौ का जो सामान्य बहुवचन होगा वह होगा ऑप्शन डी, गौएं। जबकि गाय का गायें होता है। ठीक है, तो सामान्य बहुवचन पूछा है तो गौएं हैं, जबकि गायें बहुवचन है। अगला है आपका गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो रेखांकित जो हिमालय है, हिमालय से, इसका कारक आपको बताना है। तो हिमालय से गंगा निकल रही है, वहाँ से अलग हो रही है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा। यहाँ पर लिखा है हमारा समाज है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, लिखा है। यहाँ पर होना चाहिए था पथ पर है। तो आपकी यहाँ पर जो अशुद्धि दिख रही है, आप कहोगे किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा?
जैसे कि पहला दिया है, उसने पढ़ा था, ये आप जानते हो, ये आपका हो जाएगा भूतकाल का। वह पुस्तक पढ़ेगा यानी भविष्य काल हो गया ये आपका। ठीक है। वह खेल रहा था, तो ये खेल रहा था यानी कि खेल रहा था अपूर्ण भूतकाल होगा ये। इसके बाद ये है आपका वह जाता है अर्थात क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आकर्षक होता है अर्थात आप कहोगे सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन ई सही जवाब बन जाएगा। ठीक है। बाकी प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर विद सॉल्यूशन प्लस 100 MCQ आंसर की वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, नए हैं दोस्त, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम की और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब जीके के प्रश्नों की ओर, और प्रश्न संख्या नंबर होगा 51। तो जीके का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो चारों जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव रहे हैं उनको आप कवर कर लीजिए, उनमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर बुद्धिस्ट से पूछा गया तो वहाँ से ज़रूर एक पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है पहली जो बौद्ध सभा रही है वह बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की जो सप्तपर्णी की गुफा रही वहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। और पहली बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता जो की गई थी वह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और किसके शासनकाल में रही है, तो शासनकाल यदि पूछा जाता है तो आपको बताना होगा पहला जो रहा है वह अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ताजुल माली। तो ये हितोपदेश जो कि एक संस्कृत ग्रंथ रहा है और इसका फारसी में अनुवाद वर्ष 1450 ईस्वी के आसपास ताल उल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा जो है ये किया गया था। ताज उल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की है। किस कंपनी ने, तो वर्ष रहा है 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य जो है भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किया गया। कंपनी कौन सी रही है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था। तो भारत की स्थापना जो की गई थी वह एवहोम के द्वारा की गई थी और वही जो है इसके महासचिव रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। और यदि पूछा जाता है कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी बम्बई में, स्थापना हुई 1885 में, बैठक हुई, बैठक में अध्यक्षता पहले किसने की थी, तो WC बनर्जी अर्थात व्योमकेश बनर्जी के द्वारा जो है वो की गई थी।
अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कृष्ण कुमार मित्र ने। तो सुझाव जो है इनकी एक पत्रिका रही है, पत्रिका का नाम रहा है संजीवनी। तो संजीवनी पत्रिका की प्रकाशन के माध्यम से इन्होंने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो अंक छापा रहा है वह 13 जुलाई 1905 ईस्वी को इन्होंने छाप दिया था अपने संजीवनी पत्रिका में। अगला प्रश्न बनेगा आपका, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब बनेगा, तो जो तगला मकान की लोकेशन है वह मध्य एशिया के झिझियांग यावूर यूबर स्वायत्त क्षेत्र, दैट इज आप कह सकते हो चाइना में जो है वो है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। और यह जो मरुस्थल है तकला मकान, यह दक्षिण में कुनकुन पर्वत, कुनुलुल पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, फरो द्वीप को। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी ट्रिक बहुत आसान है, कॉमन ट्रिक है, सभी लोगों को मालूम होता है। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। तो 8 राज्य हैं, 8 को याद रखना है। मी से जो है आपको मिजोरम रखना है याद, त्रा से त्रिपुरा है, पा से पश्चिम बंगाल है, रा से राजस्थान है, गा से गुजरात होगा, मा से मध्य प्रदेश है और छा से छत्तीसगढ़ है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और झार है, तो झार से झारखंड हो जाएगा, तो टोटल 8 राज्य हो गए। तो यहाँ पर पूछा गया किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें आपको 8 राज्यों में उड़ीसा नहीं दिख रहा, उत्तर प्रदेश नहीं दिखा, आंध्र प्रदेश नहीं दिखा, लेकिन झारखंड है। ऑप्शन बी करेक्ट सही जवाब है। बाकी याद नहीं है ट्रिक, तो मैप के माध्यम से आप विजुलाइज करिए। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी जो चोटी है वह किसका भाग है? तो जो नंदा देवी है यह भारत की तीसरी, ठीक है, भारत की जो है यह तीसरी सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 7,816 मीटर की है। और इसके पहले नंबर पर आप जानते ही हो भारत की जो सर्वोच्च चोटी होगी केटू गाडविन ऑस्टिन है। तो केटू की जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर की है। और दूसरे नंबर पर जो है कंचनजंगा सिक्किम वाली, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह 8598 मीटर है। तो पहले नंबर पर भारत की ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन हो गए, दूसरे पे कंचनजंगा और तीसरी है नंदा देवी। तो इसकी लोकेशन बताना है कि किसका पार्ट है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, यह जो पार्ट है वो है गढ़वाल हिमालय का, ऑप्शन बी। ठीक है, और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट नाम सुनते ही हो, समझ जाओगे नंदा देवी कहाँ है, आप कहोगे उत्तराखंड। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है क्या? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? आप कहोगे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की उदाहरण है। सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का प्रसारण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय जो शेल होता है वह क्या होता है? तो प्रकाश वोल्टीय या सौर सेल
एक विद्युतीय उपकरण है जो कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश वोल्टीय अर्थात सौरशील ऑप्शन ए। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपैरावेनिलीन टेरोफ्लाइडिन का जो है वो ट्रेडमार्क नाम होता है। नेक्स्ट है कि गैमेट की जो शुद्धता है, इसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमेट की शुद्धता, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। तो मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम रहे हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमस्टोन, इसके बाद उनमें से एक रहा है। अगला बढ़ते हैं, कोशिका शेल है। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का आपस में जो है किस जगत में रखेंगे? यहाँ पर आपका एक्सक्यूज मी, हाँ चलिए बताइए भाई। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जंतु। जीन के भीतर अनुक्रम आधार क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। 67 नंबर है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो यह रावला दे रखा है, शायरा है, राई नृत्य, ये सभी की सभी जो हैं वो आपके हो जाएंगे बुंदेलखंड के। और यहाँ पर जो नहीं होगा डांडिया दिया है, तो डांडिया तो डांडिया आपका बेसिकली स्टेट का है ही नहीं, ये दूसरे स्टेट का है और स्टेट का नाम है गुजरात। तो गुजरात का ये जो है लोकप्रिय नृत्य है डांडिया, जो कि नवरात्र के समय किया जाता है और डांडिया नृत्य का मूल गरबा नृत्य है। उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो यदि परीक्षा बाड़ी वाले आप कवर कर लिए होंगे तो आप ये 68 नंबर आसानी से कर लिए होंगे। परीक्षा बाड़ी जो 535 MCQ का मास्टर वीडियो कराया गया है वो सभी तथ्य आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति। तो भोक्सा हो या बुक्सा, आप जहाँ जाओगे वह डिस्ट्रिक्ट होगा बिजनौर, तो यहाँ बिजनौर और आगरा आप लगा दोगे। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गैंडों को पुनर्वासित करने का जो कार्य है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वो है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दुधवा नेशनल पार्क का उत्तर प्रदेश में जो लोकेशन है वह लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और इस नेशनल पार्क में जो गैंडों को पुनर्वासित करने की जो योजना शुरू की गई थी, कब से? तो वर्ष रहा है 1984 ईस्वी से शुरुआत की गई है। वर्तमान में यहाँ पर द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसके बारे में आपको बताना है। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होंगे? तो आर्टिकल नंबर 89 सब आर्टिकल 1 के तहत आप देखोगे तो भारत के जो उपराष्ट्रपति वही होंगे जो राज्यसभा के पदीन अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदीन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन डेट रही 28 जनवरी और वर्ष रहा 1950। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। तो उद्घाटन जो किया गया 28 जनवरी, और यही यदि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार इसकी स्थापित कब किया गया, तो सिंपल सी बात है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। तो इसकी संविधान की जो स्थापना है आर्टिकल यदि पूछा जाता है तो 124 है।
नेक्स्ट है साप्टा, दैट इज सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था। साप्टा का आपको गठन बताना है तो वर्ष होगा 1993। ऑप्शन यहाँ पर वी सही जवाब है। बेसिकली 11 अप्रैल 1993 को सार्क राष्ट्रों ने ढाका में सार्क देशों के आपसी व्यापार में सीमा शुल्कों को कम करने के लिए सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट दैट इज साप्टा पर हस्ताक्षर किया था। समुद्रयान प्रोजेक्ट हेतु डिजाइन किए जा रहे उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो गहरे समुद्र में उतारा जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मत्स्यटिक 6000। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। तो 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा चेन्नई से भारत के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन नाम क्या समुद्रयान का शुभारंभ किया है 29 अक्टूबर 2021 को। और समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला विकासशील जो पनडुब्बी है इसका नाम है मत्स्य 6000। अगला है आपका हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि इस सूचकांक का प्रकाशन जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है तो किया गया है। यहाँ पर पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य हो गया। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंकिंग है वह 19 नहीं है, रैंक जो है वो 10वीं रैंक है दोस्त। तो दूसरा हो गया अपने आप में गलत। अगला है कि इस सूचकांक में चीन जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो वैसे यदि आप देखोगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर 1 से लेकर 3 स्थान तक कोई भी कंट्री नहीं रही है। अगर पूछा जाता है सर्वोच्च स्थान अर्थात आप कहोगे रैंक के हिसाब से चौथी, तो सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है डेनमार्क को। तो जर्मन यानी वॉच द्वारा जारी जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक 2022 में डेनमार्क ने टॉप किया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई कंट्री नहीं रही। इंडिया की जो रैंकिंग रही वो 10वीं रही, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला ही कथन जो है आपका सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा तो वर्ष 2021 अर्थात 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रहा है वह अपने प्यारे भारत के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम क्या कहलाते हैं। यानी यहाँ 76 से लेकर 100 तक आपकी ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए सीमावर्ती ग्राम। और जो सीमावर्ती ग्राम होते हैं वहाँ पर शहर एवं गांव दोनों जगहों की विशेषताएं जो है देखने को मिलती हैं, तो सीमावर्ती ग्राम होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकी की शाखा है। जनसांख्यिकी की शाखा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जनसांख्यिकी जो है वो जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है और यह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, उनकी विकास और संरचना का अध्ययन है। तो जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हो सकती, जैसे कि आर्थिकी है, ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी, चिकित्सकीय जनसांख्यिकी आदि। वहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। अगला है नागरिक पंजीकरण प्रणाली में किस घटना का रिकॉर्ड रखा जाता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कि जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली है इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को
रिकॉर्ड में रखने की एक प्रणाली है और देश की कानूनी या सरकारी आदेशों के अनुसार इन घटनाओं को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। उपर्युक्त तो आप सभी कहोगे ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी CRS का पूरा नाम है? CRS, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सब घुमा घुमा के उसी में मिस्टेक उस्टेक किए हैं स्पेलिंग में, तो ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेलिंग में थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है, TIN होना था, तो इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक कौन से हैं? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है? भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जाति। तो जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, तो यह है मुख्य सामाजिक संस्था जाति। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भूजोत को क्या कहा जाता है? आप कहोगे 1 हेक्टेयर से कम है अर्थात मार्जिनल होल्डिंग, सीमांत जोत, ऑप्शन है। और सक्रिय जोत किसे कहा जाता है? तो सक्रिय जोत बेसिकली जो है किसी किसान परिवार द्वारा जो है जोती जाने वाली भूमि जिसमें कि उपकाश्तकारी की जोत भी क्या है शामिल होती है, तो उसको आप कहोगे सक्रिय जोत। निजी जोत दे रखा है, तो निजी जोत क्या है? तो कानूनी रूप से स्वामित्व के अंतर्गत शामिल जो भूजोत होता है उसको कहा जाता है निजी जोत या ओनरशिप होल्डिंग। और लघु जोत और मार्जिन सीमांत जोत हो गया, लघु, मध्यम, अर्धमध्यम, बड़ा जोत, इनको डिटेल में आपको बताया गया है थ्योरी के पार्ट में। आगे बढ़ो। अगला है निम्नलिखित में से कौन लघु जोत के संदर्भ में सत्य है? आ ही गया प्रश्न, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 1 हेक्टेयर से कम है तो आप कहोगे सीमांत, वहीं पर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई लेकिन 2 से कम, ठीक है, तो 1 से 2, तो 1 से लेकर के 2 से कम तक अर्थात आप कहोगे उसको लघु जोत, स्मॉल होल्डिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर ए ही सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? ग्राम विकास की मौलिक उद्देश्य, तो ग्राम विकास की जो प्राथमिक मौलिक उद्देश्य हैं वो जीवन स्तर में सुधार करना, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा हो गया आपका। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास में शामिल करना, ये सब बातें हैं। तो ये सभी के सभी प्राथमिक उद्देश्य हैं, ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रामीण परिवेश में आय और रोजगार का मुख्य जो साधन है वह क्या है? मुख्य साधन है कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कब ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष NFRD की स्थापना की गई थी? NFRD दैट इज नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना जो है की गई थी, वर्ष रहा है 1984, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों, कारपोरेट तथा गैर कारपोरेट निकायों से धन जुटाना। ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2010 में इस योजना को बंद करने की अपनी मंजूरी प्रदान की। ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ पर सही जवाब होगा राज्य प्रशासन की, ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक राज्य में अपना एक अलग जो है ग्रामीण विकास विभाग होता है प्रत्येक राज्य का। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जिले में सामुदायिक विकास और प्रशासन का जो है प्रमुख होता है? तो सामुदायिक विकास प्रशासन का हर जिले का जो प्रमुख होगा
उसको आप कहोगे जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर ही जिला की योजना का समन्वय करता है और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते हैं जिनकी सहायता जिला योजना अधिकारी करता है। और जिले में सामुदायिक विकास प्रकाशन का जो प्रमुख होगा अर्थात आप कहोगे जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी दैट इज BLW अथवा ग्राम सेवक या सेविका सहायता प्रदान करते हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा BDO। ठीक है, BLO। तो यहाँ BDLW है तो BLW जो कर्मचारी है किसकी सहायता करेंगे? BDO है। BDO अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जो खंड विकास अधिकारी होंगे उनको। बाकी ये जो UP से जाते हैं ये वाले ग्राम विकास अधिकारी, इनको BDO कहा जाता है, जो कि पंचायत सचिव होते हैं। और ये जो BDO होते हैं लेखपाल, जो कि आप तैयारी कर ही रहे हो, और ये हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, BEO रहे हैं, जो कि ये भी UP PCS के थ्रू जाते हैं। इनका भी एग्ज़ाम होता है, PCS ही करवाता है। PCS से अलग होता है पेपर इनका, लेकिन आयोग ही कराता है। बाकी लेखपाल हो गया और ग्राम विकास अधिकारी इसकी तो जानते हैं CCC है। BDO का आपका PCS के थ्रू ही जाते हैं। आओ आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन अशोक मेहता समिति के संदर्भ में कारक जो है वो सही नहीं है? पहला दिया है कि विकास के कार्यक्रमों को पंचायती राज से अलग करना। तो ये बात सही है कि अशोक मेहता की जो समिति की अध्यक्षता रही है, अशोक मेहता के द्वारा कमेटी जो गठित रही द्विस्तरीय 1977 ईस्वी में, तो ये पंचायती राज की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति रही। अध्यक्षता अशोक मेहता ने की। इस समिति ने पंचायती राज के पतन के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें से यह भी रहा है कि विकास के कार्यक्रमों को पंचायती राज से क्या है, अलग करना है। और दूसरे ऐसे कि और भी रहे हैं, नौकरशाही की क्या है, अक्षमता, और पंचायत संस्थाओं के भीतर जो आंतरिक अक्षमताएं हैं, अवधारणा के विषय में स्पष्टता का न होना, ये सभी के सभी शामिल रहे हैं। लेकिन इसमें जो नहीं रहा है वो अवधारणा के विषय में स्पष्टता। ऑप्शन यहाँ पर आपका D सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कारण से पंचायत अवधि पूरी होने से पहले यदि बंद हो जाती है तो चुनाव जो कराना है वह कब कराना है? तो कई बार बताया गया है थ्योरी के पार्ट में, यदि पंचायत चुनाव की जो अवधि पहली बैठक से 5 साल होती ही है, यदि 5 साल कंप्लीट ना हो और 4 ही साल कंप्लीट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है। लेकिन 4.5 साल कंप्लीट हो गया है और मान लीजिए 6 महीने ही बचे हैं केवल और केवल 4.5 साल के बाद, तो आप चुनाव नहीं कराओगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, तो 6 महीने वैसे भी बीत जाएगा, चुनाव होना ही है दोबारा, सामान्य जनरल इलेक्शन, तो क्यों चुनाव कराया जाए? वही बात बताई गई है, यदि 6 माह से अधिक टाइम है तो 6 माह के अंदर ही करा लो आप। अगला है, निम्नलिखित में कथन व्यापक समझ वाला व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए बदलाव का समर्थन करता है किससे संबंधित होगा? तो आप कहोगे उदारवादी कहलाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों, वह 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना में जो है इसकी शुभारंभ किया गया था। और ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। ऑप्शन सी। प्यारे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल कौन सी भाई? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल और गेहूं हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा चावल। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो ज्वार, बाजरा, ढैंचा, धान, सोयाबीन, ये सभी क्या है आपकी खरीफ फसलें होती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल पढ़ना है खरीफ की फसल, रबी खरीफ, समय क्या है, जायद फसलें का, कौन कौन सी फसलें आती, कब कब बोई जाती हैं, तो घटना चक्र में ऑलरेडी कवर कराया गया है थ्योरी वाले पार्ट में। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, चना, बाजरा, ढैंचा। नेक्स्ट है आपका भूमि की पैमाइश नाप का जो कार्य है वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है। सिंपल सी बात है भाई, राजस्व विभाग ही होगा। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स है वह कौन सा होता है टैक्स। तो विक्रय कर दिया है तो ये आपका बिक्री पर है, सेल्स टैक्स होगा। आयकर है तो इनकम टैक्स जो कि पर्सनल है। उपकर लगता है, सेस जिसको कहते हो। तो यहाँ पर बचा क्या आपका लगान। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा जाबो। तो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है और यह विद्यमान कहाँ पर है, कई सेट में आप कर्ज करा चुके हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा यह जाबो जो है ये नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल जो स्थान है वह नागालैंड का किकोरूमा जो है गांव है। तो जाबो शाब्दिक अर्थ है और जल का संरक्षण जो है वो इम्पाउंडिंग वाटर होता है इसमें जाबो में, और ये कृषि प्रणाली का जल प्रबंधन पर आधारित है। तो आप कहोगे क्या है नागालैंड, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ की 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फट 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 जो ट्रैक्टर होते हैं, खासकर जो और पहले इंजन होते जैसे कि आयशर वगैरह है ना, बाकी मैक्सी फार्गूसन वगैरह बहुत धीमी धीमी आवाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही जवाब बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आवाज़ जो अधिक नहीं होनी चाहिए वह 90 डेसिबल से। ठीक है, यदि 80 से लेकर के 100 डेसिबल के बीच ही रहती है तो 90 डेसिबल की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को कई बार आप लगा चुके होंगे, कई सेट जो कराए गए हैं। तो इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वह शतपथ ब्राह्मण में, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और इसमें जो है वो सूद जो खोर होते हैं, सूदखोर को जो है वो कोसीदिन कहा गया है। कोसीदिन किसको, सूदखोर को, सूदखोर। तो दोस्तों इसी के साथ 100 प्रश्नों के साथ आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है।